एक बार पुण्य आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट यूनिट का ये अंतिम टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे थे समस्थिति। तो इससे पूर्व वाले वीडियो में हमें समस्थिति बेसिकली है क्या, समस्थिति सिद्धांत कैसे आया और इसके बारे में एरी महोदय की जो संकल्पना है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था। तो आज हम प्राट महोदय के अनुसार समस्थिति सिद्धांत के बारे में समझेंगे। तो उससे पूर्व जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में संक्षिप्त में मैं बता दूं कि समस्थिति बेसिकली क्या है। समस्थिति जो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के ऊंचावच हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, भ्रंश हो या घाटियां या समुद्र की तली के अंदर पाए जाने वाले यानी गर्त, इनके अंदर यानी संतुलन की स्थिति कैसे है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूर्णन करती है। तो ये जो भूखंड है अपने आप को किस प्रकार संतुलित कर पाते हैं, तो इसके बारे में यानी अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपने मत दिए हैं। कुछ तो कहते हैं कि क्षतिपूर्ति तल है, जैसे हमने प्राट के मत का अवलोकन करेंगे। एरी ने बताया कि यानी ये आर्किमिडीज के तनाव सिद्धांत के अनुसार जो भूखंड जितना ऊंचा है उसकी 9 गुना जड़ है वो समुद्र में यानी उसके अंदर सबस्ट्रम में धसी हुई, जिसके कारण ये संतुलित है। कुछ कहते हैं जैसे हफोर्ड कहता समतोल तल होता है और यानी जोली कहता क्षतिपूर्ति मंडल होता है जिसके द्वारा ये संतुलित किए हुए हैं। तो कल हमने देखा था कि यानी क्षतिपूर्ति तल यानी समस्थिति देखें तो समस्थिति यानी को इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्टेसी, और आइसोस्टेसी है वो ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसियस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है समस्थिति या जो संतुलन की स्थिति है। तो समस्थिति शब्द का प्रयोग तो क्या है 1889 में डटन महोदय ने किया, लेकिन इससे पूर्व ये यानी विचारधारा पहले आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि यदि हम देखना चाहें तो यानी 1735 के अंदर पेरे जो मनी बोगर महोदय थे, उन्होंने एंडीज जो पर्वत श्रेणी के अंदर यानी जो क्षेत्र था उसके अंदर यानी वहां की तलहटी के अंदर यानी अवलोकन किया और वहां की चट्टानों के अंदर यानी घनत्व के अंदर विविधता देखी। उसके बाद यानी सर जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व के अंदर क्या है एरी की देखरेख के अंदर यानी हिमालय की तलहटी के अंदर सिंधु गंगा के मैदान के अंदर यानी अक्षांशों के निर्धारण में यानी 2 विधियों का प्रयोग किया गया था, त्रिभुजीकरण विधि और खगोलीय विधि। तो उसके अंदर यानी जब एरी महोदय ने यानी उसका किया तो अंतर मिला 5.236 यानी दोनों के अंदर, कौन सी खगोलीय और त्रिभुजीकरण विधि के अंदर। और ये अंतर के बारे में यानी जब एरी से पूछा गया कि हिमालय है वो हल्के पदार्थों का बना है, वो कम गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद यानी प्राट से पूछा गया तो प्राट ने मुख्य रूप से कह दिया कि यानी कल्याण और कल्याणपुर जो गांव थे उसके अंदर यानी एरी ने बताया कि 5.236 का अंतर है। तो उस अंतर को भलीभांति पढ़ा तथा हिमालय का औसत घनत्व माना कितना 2.75 मानकर उसकी आकर्षण शक्ति की जो गणना की उन्होंने, तो दोनों विधियों से तो पता चला कि ये अंतर तो 15.885 होना चाहिए। तो प्राट ने हिमालय के घनत्व के बारे में बताया कि हिमालय की जो चट्टानें तथा सीमावर्ती चट्टानों का जो अवलोकन किया, उस अवलोकन के आधार पर बताया कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से यानी घनत्व है वो प्रमुख रूप से क्या है कम पाया जाता है। और प्राट ने क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना मुख्य रूप से दी। तो इस प्रकार यानी मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट आया समस्थिति। और समस्थिति के बारे में यानी अलग अलग भूगोलवेताओं का मत है, जिसमें यानी जो एरी महोदय थे उन्होंने हमने कल इसका मत का अवलोकन किया तो एरी ने बताया कि ऊपर वाली जो क्रस्ट परत है वो नीचे वाली सबस्ट्रम परत
पर मुख्य रूप से तैर रही है। जिस प्रकार सियाल सीमा पर यानी तैरती उसी प्रकार ये तैर रही है। क्यों? क्योंकि इनका जो घनत्व है 2.67 और नीचे हम जाएं तो उसका घनत्व पाया जाता है सेबेस्टियन का 3। तो यानी जो ऊपर वाली क्रस्ट है जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं वो नीचे वाली एथेनोस्फीयर पर यानी तैर रही है। जो भूखंड है यानी इन भूस्तंभों का घनत्व समान है लेकिन गहराई के अंदर विविधता पाई जाती है। जो भूभाग जितना ऊंचा होगा उसकी नौगुनी जो यानी उसकी जड़ है वो उसके अंदर धसी हुई है सेबेस्टियन के अंदर। तो जिसके कारण ये पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेशन करती है तो ये अपने आप को क्या है संतुलित किए हुए है। तो इस प्रकार यानी मुख्य रूप से क्या है एरी ने प्रतिपादन किया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर है। यानी जो पर्वत पठार मैदान जो घाट इनका घनत्व तो समान है लेकिन गहराई में परिवर्तन पाया जाता है। और जब हम नीचे जाते हैं तो यानी जो भूखंड जितना ऊंचा होगा वो उसकी 9 गुणे जड़ें हैं वो मुख्य रूप से क्या है सेबेस्टियन में धसी हुई है जिसके कारण ये अपने आप को क्या है संतुलित कर लेता है। तो ये तो मोटा मोटा एरी का यानी मत हो गया। अब हम बात करते हैं प्राट के मत की। तो प्राट महोदय ने मुख्य रूप से जो अपना मत का प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या बताया यानी जब वो उसके सामने कल्याण और कल्याणपुर गांव थे यानी कल्याण जो 66 किलोमीटर था हिमालय से कल्याणपुर था वो था कितना 599 किलोमीटर। जब एरी ने बताया कि यानी त्रिभुजीकरण विधि और दूसरी खगोलीय विधि के अंदर जब इनका यानी अक्षांशों का निर्धारण करते समय मापन किया गया तो इन दोनों विधियों में अंतर आया कितना यानी 5.236 सेकंड का अंतर आया इन दोनों विधियों में। तो ये समस्या जब प्राट के सामने रखी तो प्राट ने बताया जो कल्याण और कल्याणपुर में किए गए जो मापन का जो अंतर है जो 5.36 कितना 36 को भली भांति पढ़ा तथा हिमालय का औसत घनत्व यानी प्राट ने हिमालय का घनत्व कितना बता दिया भाई हिमालय का औसत घनत्व 2.75 मानकर हिमालय की आकर्षण शक्ति का क्या है गणना की। और गणना से पता चला कि जो एरी ने बताया कि 5.236 यानी अंतर है वो अंतर कितना आया प्राट ने यानी 15.885 का अंतर आया त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि के अंदर। जब ये अंतर के बारे में यानी अंतर आया तो प्राट ने हिमालय की जो चट्टाने यानी हिमालय की चट्टाने और उसके आसपास का जो सिंधु गंगा का मैदान है उस मैदान की चट्टानों का यानी क्या किया यानी समीवर्ती चट्टानों का अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर बताया कि जो पहाड़ हैं पहाड़ों का जो घनत्व है यानी मैं इधर एक रेखा चित्र बना देता हूं ये पहाड़ है पहाड़ का घनत्व तो क्या है यानी पठार से कम। ये कौन सा हो गया पठार। पठार का घनत्व यदि हम बात करते हैं ये आ गया कौन सा मैदान। मैदान से कम और मैदान का घनत्व है यानी ये आगे समुद्र तल से कम है। यानी सबसे ज्यादा घनत्व तो पहाड़ों का फिर पठारों का मैदानों का समुद्र तल का। ये कब पता चला जब इन दोनों विधियों का अध्ययन किया और हिमालय के आसपास के जो मैदानी भाग है उन मैदानी भागों का क्या यानी चट्टानों के अध्ययन के आधार पर बताया पहाड़ों का घनत्व है पठारों से यानी कम पठारों का घनत्व मैदानों से कम मैदानों का घनत्व है समुद्र तली से कम पाया जाता है। अर्थात उसने क्या कह दिया कि ऊंचाई तथा घनत्व में उल्टा संबंध होता है। यानी जो भूखंड यानी ऊंचा होगा उसका घनत्व क्या होगा भाई कम होगा। जो भूखंड है नीचा होगा उसका घनत्व क्या होगा भाई अधिक होगा।
तो इस प्रकार यानी ऊंचाई और घनत्व में उल्टा संबंध बता दिया। जो भूखंड जितना नीचा होगा जैसे समुद्र की तली, उसका घनत्व अधिक मिलता है, वहीं पर्वतों का घनत्व है वो प्रमुख रूप से क्या है, कम पाया जाता है। तो प्राट के अनुसार यानी क्षतिपूर्ति तल होता है और क्षतिपूर्ति तल के ऊपर तो घनत्व में विविधता पाई जाती है। क्या यानी प्राट ने क्या बता दिया कि भूखंड के अंदर एक क्षतिपूर्ति तल होता है, क्षतिपूर्ति तल होता है, और इस तल के ऊपर यदि हम देखते हैं समुद्र तली, तली के ऊपर क्या है, मैदानी भाग, मैदानी के भाग के बाद यानी ये पठारी भाग, पठारी भाग के बाद ये पर्वत। तो यानी क्या बता दिया, यानी हम बात करते प्राट ने, तो प्राट ने कह दिया कि यानी क्षतिपूर्ति तल के ऊपर तो क्या पाया जाता है, यानी घनत्व के अंदर अंतर पाया जाता है, लेकिन जो क्षतिपूर्ति तल है उसके नीचे क्या है, यानी घनत्व के अंदर समान रहता है। और आगे बात कर दी कि एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व बदलता है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, यानी पर्वतों का या पहाड़ों का घनत्व एक जैसा होगा, पठारों का घनत्व एक समान होगा, मैदानों का घनत्व एक जैसा होगा, समुद्र तली का घनत्व एक होगा। यानी इनको एक स्तंभ मान लिया कि एक स्तंभ का घनत्व यानी समान होगा, लेकिन एक घनत्व से जब दूसरे यानी स्तंभ के अंदर जाएंगे घनत्व के अंदर यानी मुख्य रूप से अंतर होता है। इसी के आधार पर यानी प्राट महोदय ने अपने मत का प्रतिपादन क्या कर दिया, यूनिफॉर्म डिपेथ विद वेरी डेंसिटी मत का क्या है प्रतिपादन किया। तो प्राट के अनुसार क्या एक सीमित क्षेत्र होता है जिसके यानी जिसमें घनत्व में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, और उसके बाद यानी मुख्य रूप से क्या होता है, यानी अंतर पाया जाता है। उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी के अंदर यानी क्रस्ट के ऊपर नीचे क्या है, एक क्षतिपूर्ति रेखा होती है जिसके सारे धरातल के बराबर क्षेत्र से हम नीचे जाएंगे तो समतल तल के सारे दो स्तंभ, यानी क्या मान लिया कि यानी ये क्षतिपूर्ति तल है, क्षतिपूर्ति तल के सारे जैसे ए और ये मान लिया ब, दो स्तंभ मान लिए, और ये इसने क्या माना, क्षतिपूर्ति तल, क्षतिपूर्ति तल। तो क्या कहा इसने कि क्षतिपूर्ति रेखा के सारे धरातल के बराबर क्षेत्र से नीचे समतल तल के सारे दो स्तंभ ए और ब क्या करते हैं, धरातली क्षेत्र के बराबर हैं। धरातली क्षेत्र पर तो ये बराबर है, लेकिन परंतु उनकी ऊंचाई में पर्वत में अंतर है। दोनों भाग इस क्षतिपूर्ति तल के सारे क्या है, अपने आप को संतुलित है ये कर लेते हैं। इस प्रकार क्या है, प्राट ने इस मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा यानी घनत्व में क्या है, उल्टा संबंध है। जो भूखंड ऊंचे होंगे उनका घनत्व कम, और जो भूखंड नीचे होंगे उनका घनत्व यानी अधिक मिलता है। और एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ यानी पर्वत से पठार, पठार से मैदान, मैदान से समुद्र तली के अंदर यानी घनत्व के अंदर विभिन्नता है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। तो इस प्रकार यानी उन्होंने बताया ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है यानी कहां पाया जाता है, ये प्रमुख रूप से मिलता है स्थल मंडल के अंदर। लिथोस्फीयर में के अंदर तो एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में जाएंगे घनत्व के अंदर क्या मिलेगी, विविधता मिलेगी। लेकिन जब नीचे हम जाएंगे कहा, पेरोस्फीयर और बेरोस्फीयर में यानी इस प्रकार की प्रक्रिया है वो नहीं होती। तो इस प्रकार यानी प्राट महोदय ने यानी तैराव सिद्धांत का यानी में विश्वास न कर यानी क्षतिपूर्ति तल, क्षतिपूर्ति तल में विश्वास किया है, या जो कहें क्षतिपूर्ति तल का जो नियम है उस नियम के अंदर यानी प्राट ने प्रमुख रूप से क्या है, विश्वास किया है।
कि यानी इस प्रकार क्या है, यानी पराट की अवलोकन यदि हम करना चाहें तो पराट ने यानी एरी के ठहराव सिद्धांत का अवलोकन नहीं करके यानी क्षतिपूर्ति तल के नियम का सहारा लिया है और उन्होंने पृथ्वी के जो विभिन्न उच्चावच है और उन उच्चावचों के अंदर यानी एक से स्तंभ से दूसरे स्तंभ के अंदर क्या है, घनत्व में अंतर पाया जाता है, उनका भार क्या होता है, यानी जो क्षतिपूर्ति तल रेखा होती है उसके सारे बराबर हो जाता है। तो इसके लिए यानी पराट ने एक प्रयोग के माध्यम से समझाया है। तो पराट के प्रयोग को इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। तो पराट ने क्या है, यानी एक बेसिन लिया, एक बर्तन लिया और उस टब के अंदर क्या है, यानी पारा भर दिया। क्या भर दिया, पारा उसके अंदर भर दिया और पारा भरकर उसके अंदर यानी समान तो जिसका क्या था भाई, यानी घनत्व था, लेकिन लंबाई उसकी विभिन्न विभिन्न थी। क्यों, क्योंकि इस भार तो क्या इसका समान था, लेकिन इसकी लंबाई के अंदर विविधता थी, क्योंकि अलग अलग धातुओं के अंदर अलग अलग मुख्य रूप से घनत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार इसकी लंबाई में तो अंतर था, लेकिन इसकी मोटाई और इसका योग कई भार समान था। और पारे के भरे बेसिन के अंदर एक एक करके यानी ये छड़ डाली, जिसमें चांदी, दस्ता, पायराइट, टिन, लोहा, निकल, तांबा और शीशा जैसे यानी ये जो मुख्य रूप से क्या है, यानी धातु के टुकड़े थे। ये धातु के टुकड़े यानी जब डाले उस पारे के भरे बेसिन के अंदर, तो यानी ये क्या है, यानी एक निश्चित गहराई पर जाने के बाद यानी ये एक ही यानी तल के सारे यानी वहां पर धस के टिक गए। लेकिन यदि पारे के भरे बेसिन में ऊपर देखें तो क्योंकि इनकी यानी लंबाई में विविधता थी, तो वो उनके यानी घनत्व के अकॉर्डिंग कुछ ऊंचा हो गया। जैसे पाइराइट है, उसका घनत्व सबसे कम पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई अधिक देखने को मिली। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पाइराइट से कम जस्ता की होती है, तो जस्ता का यानी मुख्य रूप से टुकड़ा है वो उससे छोटा था, तो उसी अनुपात में नीचे दशा। इसके अलावा चांदी भी मुख्य रूप से क्या है, उसी अनुपात में ऊपर रहा, लेकिन निश्चित क्षतिपूर्ति तल के सारे सबकी समान थी। इसी प्रकार टेन का टुकड़ा भी घनत्व के अकॉर्डिंग यानी ऊपर दिखाई दिया। लोहा, निकल, तांबा, शीशा जो कि भारी होता है, तो यानी ये यानी इसका आकार छोटा था, तो यानी ये सबसे छोटे आकार के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, दिखाई दिया। तो इसके आधार पर यानी मुख्य रूप से क्या है, पारे के बेसिन के अंदर यानी इन टुकड़ों की समान यानी गहराई के बाद यानी वो टिक गए। इसके बाद यानी उन्होंने पराट मोदे ने विचार व्यक्त किया कि यानी जो जिस प्रकार ये जो विभिन्न धातु के टुकड़े हैं, तो यानी एक क्षतिपूर्ति तल के सारे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसी प्रकार क्या है हमारी पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उच्चावच हैं, चाहे इसमें पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो और या समुद्र की तली, ये क्या होते हैं यानी इनके बीच भी इसी प्रकार का संबंध पाया जाता है और ये क्षतिपूर्ति तल के सारे अपने आप को क्या है एडजस्ट कर लेते हैं। जब पृथ्वी अपनी अक्ष पर यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूर्णन करती है, तो भी ये भूखंड है यानी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, पराट का यानी क्षतिपूर्ति तल का जो संकल्पना है या पराट की संकल्पना यानी प्रमुख रूप से क्या है आती है। क्योंकि हमने इससे पहले एरी का मत पढ़ लिया था, तो एरी और पराट के मत के अंदर क्या विविधता है, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है एरी और पराट के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो एरी और पराट के दोनों को यदि हम डायग्राम का अवलोकन करना चाहें, तो इसको मैं एक बार हटा देता हूं, तो इसके अंदर आपको स्पष्ट मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, तो इसको आप यदि हम देखना चाहें तो इस डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये जो प्रयोग दिखाया गया है पराट का, ये है एरी का। तो सर्वप्रथम तो हम बात करते हैं एरी की। तो एरी के मत का यदि हम बात करते हैं, तो एरी ने क्या बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, यानी जो ये स्तंभ है
घनत्व बराबर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या, गहराई के अंदर क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। प्रथम अंतर तो ये आ जाता है। दूसरा अंतर क्या होता है, यानी प्राट ने क्या कहा कि यानी ये जो स्तंभ है, यानी ये स्तंभ एक मुख्य स्तंभ के अंदर घनत्व में तो समानता है, लेकिन एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ की तरफ हम जाते हैं, यानी पर्वत से पठार में जाते हैं, घनत्व में अंतर आ जाता है। पठार से मैदान में जाते हैं, घनत्व में अंतर आ जाता है। और मुख्य रूप से क्या है, यानी इसके अंदर विविधता पाई जाती है। दूसरा हम देखना चाहें तो यानी जो एरीमोदे हैं वो आर्किमिडीज के तैराव सिद्धांत का आधार पर अपना प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि सियार सीमा पर तैर रही है या क्रस्ट सेबेस्टियन में तैर रही है, और यानी जिस प्रकार एक प्लावी हिम है उसका 9 भाग, यानी एक भाग ऊपर रहता है, 9 भाग नीचे रहता है, या यदि हम काष्ठ के टुकड़ों को यदि जल में डालेंगे तो उसका एक भाग ऊपर 9 भाग नीचे रहेगा, या नाव को देख लीजिए, नाव का एक भाग ऊपर 9 भाग नीचे रहेगा। तो इस प्रकार यानी ये जो भूखंड है, यानी इसी तैराव नियम के आधार पर इनकी जड़ें हैं वो धसी हुई है। इन्होंने उदाहरण दिया कि हिमालय पर्वत है वो, यानी उसकी ऊंची चोटी 8,848, और उसका यदि हम अध्ययन करें तो उसका 9 गुना भाग यानी 79,000 कितना, यानी 79,632 मीटर गहराई के अंदर उसकी जड़ें क्या है भाई, धसी हुई है, जिसके कारण वो यानी संतुलित करता है, यानी क्रस्ट यानी सेबेस्टियन को हटाकर वहां यानी धस जाती है। एक जड़ सिद्धांत दिया किसने, एरीमोदे ने। तो उसके बाद प्राट के मत का अध्ययन करें तो प्राट ने क्या बताया कि यानी एक यानी क्षतिपूर्ति तल होता है, और क्षतिपूर्ति तल के सारे यानी जो ये विभिन्न ऊंचाई के जो स्तंभ पाए जाते हैं, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान और जो समुद्र तली है, ये क्या करते हैं, यानी एक तल के सारे क्षतिपूर्ति तल के ऊपर तो इसमें अंतर पाया जाता है, एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में जाते हैं, लेकिन वो क्षतिपूर्ति तल के नीचे घनत्व तो बराबर होता है, उसके सारे ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो इस प्रकार प्राट ने तो विश्वास किया है किसके, क्षतिपूर्ति तल के नियम पर। वही एरी की बात करते हैं तो आर्किमिडीज के तैराव सिद्धांत का मुख्य रूप से क्या है, सहारा लेता है। फिर यदि हम देखते हैं एरी के अंदर यदि हम देखें तो एरी ने अपना प्रयोग किया, यानी जल भरे बर्तन के अंदर समान घनत्व वाले यानी काष्ठ के टुकड़े यानी समान घनत्व वाले लकड़ी के टुकड़े डाले जो विभिन्न आकार के थे, और जब उसको डुबोया गया तो जो टुकड़ा जितना लंबा था उसका 9 गुना भाग तो यानी जल में गया, एक भाग ऊपर रह गया। तो इस पर प्रयोग किया। और यदि हम प्राट की बात करते हैं तो प्राट ने यानी पारे का भरा एक बेसिन लिया, और उस बेसिन के अंदर यानी क्या था कि समान तो यानी भार था, लेकिन उसके घनत्व में विविधता होने के कारण उनकी लंबाई में अंतर था। तो उसको पारे के भरे बेसिन में एक एक करके डाला, तो लेकिन डालने पर दिखा कि एक तल के सारे सभी भूखंड हैं वो यानी एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जब पारे के भरे पारा से ऊपर देखा तो वो विभिन्न यानी ऊंचाई के अकॉर्डिंग यानी उनकी ऊंचाई में विविधता थी। तो इसके आधार पर यानी इसने अपना क्षतिपूर्ति तल के आधार पर यानी प्राट ने अपना मत दिया कि जो भूखंड जितना अधिक ऊंचा होगा वो उसका घनत्व उतना ही कम मिलेगा, जो भूखंड नीचा होगा उसका घनत्व अधिक मिलेगा। यानी ऊंचाई यानी और घनत्व में उल्टा संबंध है, मुख्य रूप से क्या है प्रतिपादित किया। इसी के आधार पर यूनिफॉर्म डिपेथ विद वेरी डेंसिटी यानी मत का प्रतिपादन है वो प्रमुख रूप से क्या है यानी प्राट महोदय ने किया। इसके अलावा यदि हम देखें एरी के सिद्धांत का यदि हालांकि सर्वमान्य मत है, लेकिन इस सिद्धांत के अंदर एक कमी थी। एरी के सिद्धांत में कमी क्या थी, तो एरी ने बताया कि जो भूखंड है उसका 9 गुना भाग यानी सेबेस्टियन में धसा हुआ है। तो यदि इसका यदि उदाहरण जिन्होंने कहा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट है, वो उसका 9 गुना भाग समुद्र में यानी सेबेस्टियन में धसा हुआ है, यानी 79,632 मीटर की गहराई में धसा हुआ है। तो इतनी गहराई के अंदर हम देखें तो पृथ्वी के अंदर यदि हम नीचे जाते हैं तो प्रति 32 मीटर
32 मीटर की गहराई पर क्या हो जाता है भाई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्लस हो जाता है। देखिए हम स्थलमंडल से ऊपर जाते हैं ना तो 132 मीटर 165 मीटर, सॉरी कितना, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माइनस होता है। यहां 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्लस होता है। तो इतनी गहराई पर यदि हम तापमान जाएंगे तो यानी जो ये मुख्य रूप से सियाल वाला भाग है या जो पृथ्वी की चट्टान है वो तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, तो इसकी जड़ें हैं वो संभव नहीं है। तो यहाँ इसके सिद्धांत की प्रमुख रूप से क्या है, आलोचना होती है। वही प्राट के मत के अंदर यदि हम देखें तो प्राट ने कह दिया क्षतिपूर्ति तल है, तो क्षतिपूर्ति तल के अंदर यानी ये कितना मोटा है कैसा है इसके बारे में कोई ज्यादा विस्तार से प्राट ने मुख्य रूप से नहीं बताया। और इसके जो मुख्य रूप से क्या है, यदि हम बात करते हैं विरोधी हैं जैसे होम्स है या दूसरे जो भूगोल में इसकी आलोचना करते हैं कि जब भूकंप या ज्वालामुखी आते हैं तो ये क्षतिपूर्ति तल है ये विकृत हो जाता है, तो उस समय ये एडजस्ट कैसे कर पाते हैं, तो इसके बारे में प्राट ने प्रमुख रूप से क्या है, कम या नहीं बताया। या इसके अलावा यानी जो इसका समर्थक है हैफोर्ड महोदय, तो हैफोर्ड ने बताया कि ये क्षतिपूर्ति यानी तल एक रेखा नहीं है, ये क्या 10 मील मोटी एक मंडल है जिसके अंदर जाकर ये धस जाते हैं, जिसके कारण ये अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसका यानी आलोचना प्रमुख रूप से होती है। इसके अलावा जोले ने भी क्या है यानी क्षतिपूर्ति मंडल की संकल्पना की है, हैफोर्ड ने क्षति यानी समतोल तल की संकल्पना का प्रतिपादन है वो प्रमुख रूप से क्या है किया है। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो हमने एरी और प्राट के मतों का तुलना भी हमने इसके अंदर देखी, और इसका एरी का अलग से वीडियो हमने इससे पूर्व देखा है डाला है, तो जो विद्यार्थियों ने इसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी अवलोकन करें, इसका तुलनात्मक स्टडी भी इसके अंदर करें। तो इस प्रकार हमने आज यानी समस्थिति के अंदर प्राट के मत का विस्तार से अध्ययन किया और प्राट और एरी के जो सिद्धांत है उसका थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन किया। तो इसी के साथ मैं उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप यानी इस ऑनलाइन क्लास का आनंद उठाएं और साथ में थोड़ी थोड़ी स्टडी अपनी जारी रखें। इसी के साथ